This is an English proverb. Don't put all your eggs in one basket. When I was having curiosity about learning investment in share market, in fact, I did that. Obviously, I lost some amount in that. But when I started reading some books related to investment, one of the famous is Security Analysis by Benjamin Graham, and also The Intelligent Investor. There in that book, it was written कि put all your eggs in one basket and watch that. Meaning there वहाँ ये होता था कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो सिक्योरिटी मार्केट में, शेयर मार्केट में, तो सारे जो मनी है वो आप किसी एक शेयर में नहीं लगा सकते हो। इसका कारण क्या होता है वो एग्जाम्पल से वहां समझाया गया था कि कोई भी शेयर है, 100 रुपी वैल्यू का शेयर है, तो मे बी वो 100 रुपी वैल्यू जो है वो आपका 5 रुपीज हो सकता है। जब 100 रुपी 5 रुपी हो गया, अब वो 100 रुपी पहुंचने में आपको 1900% उसे गेन करना पड़ता है, और 1900% गेन करना एक चैलेंजिंग टास्क होता है। 95% तो आपका वैल्यू डिग्रेड हो सकता है, लेकिन 1900% गेन करना एक डिफिकल्ट होता है। व्हाई आई एम सेइंग दैट? सीएपीएफ एसी से एग्जाम से रिलेटेड इस मंथ नवंबर महीने में एक तरह से विद इन 2 वीक्स, एक 3rd of November और दूसरा एस्टरडे, वो तो एक तरह से सेटबैक था। सेटबैक ये था कि 3rd of November को इंटरव्यू चल रहा था 21 वाले बैच का। ऑलरेडी इंटरव्यू लेट था। इनफैक्ट वो इंटरव्यू जो है मई या जून में मैक्सिमम हो जाना चाहिए था, या मैक्स टू मैक्स जुलाई 2022 में होना चाहिए था। जुलाई में तक भी हो जाता, कंप्लीट हो जाता, तो वो सेशन लेट नहीं माना जाता, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के एग्जाम के पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो यानी ऑलरेडी देखा जाए कि 5 मंथ्स लेट इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। फिर कोर्ट के ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश से इंटरव्यू को बीच में बंद कर दिया गया। अब इंटरव्यू बंद हो गया, दैट्स फाइन, लेकिन फिर उसके बाद एक तो जो 22 वाले बैच थे, उनका जो पीएचटी पीईटी एमएसटी था, उनका शेड्यूल जारी नहीं करना चाहिए था। अब शेड्यूल जारी करने के बावजूद फिर आप देखो यस्टरडे वो बंद कर दिया गया, ऑब्वियसली कि पोस्टपोन कर दिया गया कि अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट डेट बताएंगे वो जब भी होगा। तो ये जो भी 2023 बैच के एस्पिरेंट्स हो, उनके मन में एक डाउट होता है इस एग्जाम को लेकर के। इनफैक्ट जो 2019 बैच है सीएपीएफ का, 2019 से ही प्रॉब्लम एक तरह से स्टार्ट हुआ। इनफैक्ट 2019 बैच के जो कुछ एस्पिरेंट्स हैं ऑलरेडी उनका ट्रेनिंग अब फिनिश होने वाला है। कुछ का सपोज दिसंबर में फिनिश हो जाएगा, कुछ का फरवरी में फिनिश हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका अभी तक ज्वाइनिंग भी नहीं हुआ है, और रिजर्व लिस्ट वाले जो हैं उनका अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया। तो देयर इज अ निगेटिविटी। इस वजह से एक तरह से सो आता है कि क्या हमें दूसरे अल्टरनेटिव्स देखने चाहिए, ये सारी चीजें। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। देखो, हमेशा ध्यान रखो कि अपने हमेशा अल्टरनेटिव रखो, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, कोई भी आप एग्जाम का प्रिपेयर करते हो, कुछ सेटबैक देखते हो, कुछ निगेटिव न्यूज देखते हो, इट डजंट मीन कि आप एब्रप्टली आप स्विच कर दोगे दूसरे एग्जाम की तरफ। हमेशा ध्यान रखो, किसी भी स्टैंडर्ड एग्जाम का आप प्रिपरेशन करते हो, वो चाहे कोई भी हो, यूपीएससी का जो एग्जाम है, आइदर आपका सिविल सर्विसेज है, असिस्टेंट कमांडेंट है, या जो रेगुलर कोई और एग्जाम है, यदि उस एग्जाम का प्रिपरेशन आपका अच्छा है, या आपका स्टेट पीसीएस है, वंस आपका एक बार प्रिपरेशन अच्छा है, उस लेवल का कंडीशन का है, तो आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। हमेशा ये है, ऐसा नहीं है कि आप इस ये मैं ऑब्वियसली बोलना चाहता हूं कि किसी भी सिंगल एग्जाम पे आप टोटली डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। इवन सिविल सर्विसेज का एग्जाम रेगुलर हो रहा है, रेगुलर सिलेक्शन हो रहा है, हर साल पंक्चुअलिटी चल रहा है। इवन इफ कोई कैंडिडेट आईएएस का प्रिपरेशन करता, देयर आर सो मेनी कैंडिडेट्स आई नो पर्सनली कि आपने प्रिपरेशन किया, फुल अपना एनर्जी दिया, और उसके बाद फाइनली आप सेलेक्ट ना हुए। क्यों? क्योंकि
ऐसा नहीं है कि आप शायद अच्छे नहीं थे, हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हुआ, कभी आप मेंस के लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर थे तो 2 नंबर 5 नंबर के कारण आपका प्री नहीं हुआ, कभी आप प्री अच्छे से प्रिपरेशन किए तो कहीं ना कहीं मेंस में आप क्वालिफाई नहीं किए। इन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो मेंस दिए हुए हैं, जैसे आज के डेट में मैं गाइड कर रहा हूँ जिन कैंडिडेट्स को सीएपीएफ के संबंध में, तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि ऑलरेडी मेंस दिए हुए हैं सीएससी का 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स। बट बिलीव मी, वंस एक कैंडिडेट उस स्टैंडर्ड में आ जाता है जहां की आप सिविल सर्विसेज का मेंस दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे जगह लैंड करोगे। देर आर मेनी कैंडिडेट्स हु आर ऑफ ओपिनियन दैट मैं जॉब लूंगा तो यूनिफॉर्म जॉब लूं, यूनिफॉर्म फोर्सेस का जॉब लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू कंसीडर ऑल दोज कैंडिडेट्स इन दिस वीडियो। ऑब्वियसली सबका अपना अपना लाइफ का उसूल है, अपने अपने वैल्यूज हैं, अपने अपने जो ये है कि हम इसी चीज में जाएंगे, अन्यथा जो भी है मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाऊंगा या जो भी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, लेकिन जब मैं एक नॉर्मल कैंडिडेट की बात करता हूं तो नो डाउट आप अपने अल्टरनेटिव्स को साथ में लेकर के चलो, लेकिन अल्टरनेटिव्स तब आप प्राप्त करोगे जब एक बार स्टैंडर्ड प्राप्त कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल आप जो भी 23 के एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अभी आपका एग्जाम जो है 6 अगस्त को होना है। 6 अगस्त को उसके पहले सारी चीजें जो भी है क्लियर हो जाएगा। आपका फॉर्म भी जो है वो अप्रैल में आने वाला है, तो अभी उसमें भी टाइम है। तो मैं समझता हूं कि उसके पहले जो भी ये एक तरह से जो जो भी कह सकते हो, तूफान कह सकते हो, सुनामी कह सकते हो, या वो अर्थक्वेक कह सकते हो, जो भी आप कह सकते हो अपने टर्म्स में, वो तब तक जो है उसके इम्पैक्ट जो है वो सबसाइड हो जाएंगे, वो कंडीशंस ठीक हो जाएगा। तो जो भी आप सीएपीएफ 2023 का प्रिपरेशन कर रहे हो, नो डाउट सीरियस करो। जो एक बार स्टैंडर्ड को प्राप्त कर चुके हो, कुछ ऐसे कैंडिडेट हो जो 21 में ऑलरेडी रिटन क्वालिफाई थे, इंटरव्यू देना है, 22 में ऑलरेडी रिटन क्वालिफाई हो, फिजिकल देना है, नो डाउट आप अभी दूसरे एग्जाम को आराम से देखो, क्योंकि आप एक लेवल को प्राप्त कर चुके हो, एक लेवल को अचीव कर चुके हो। आप कुछ जगह सेलेक्ट आराम से हो सकते हो कहीं भी। रिसेंटली एक फॉर एग्जांपल इधर एक स्टूडेंट हमारा जो भी है उनको ज्वाइनिंग करना था, तो उन्होंने बोला कि सर क्या फिजिकल दे दूं उसके बाद मैं जॉब को ज्वाइन करूं। मैंने बोला कि देखो ऐसा है, इट्स बेटर है कि अभी ज्वाइन कर लो फिलहाल, फिजिकल जब जाना तो लीव ले लेना। अब संजोग से कल उनसे हमारी बात हुई तो बोलो कि ठीक है सर, आपका सजेशन अच्छा था कि आपने बोला था कि ज्वाइन कर लो, तो ज्वाइन कर लिया। अभी एक और की ज्वाइनिंग होने वाली थी, तो ऑब्वियसली उसने एक्सटेंशन लिया था 1 वीक के लिए, लेकिन फिर कल डेट बढ़ गया तो मैंने बोला ठीक है, इट्स बेटर है कि यू शुड ज्वाइन ऑन योर टाइम। देखो एक चीज है कि जब आप एक स्टैंडर्ड पे होते हो, आप लेवल पे आते हो, तो आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। किसी का मतलब ये नहीं है कि आप जो में भी बैठोगे, नहीं। जो सिमिलर टाइप के एग्जाम हैं जिसका पैटर्न जो है मोर और लेस सेम है, जिसमें एक सर्टेन स्टैंडर्ड की जरूरत होती है, जिस स्टैंडर्ड का आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो आप जैसे सीएपीएफ का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि साथ में सिविल सर्विसेज का भी करते हैं, होते हैं जो स्टेट पीसीएस का भी देते हैं, या बहुत सारे और हैं। कुछ लोग हैं, बहुत सारे को मैं जानता हूं जो इधर 2-3 कैंडिडेट हमारे हैं जो एसआई में सपोज सेलेक्ट हो गए हैं, कुछ हैं ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। तो उस टाइप के सिमिलर एग्जाम को आप दे सकते हो। इसी वजह से है कि ऐसा नहीं है कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो किसी एक पर ही डिपेंडेंट रहोगे। इसके 2 कारण हैं। एक तो कोई आपका जो सीएपीएफ सपोज एग्जाम होता है, अब सीएपीएफ एग्जाम ईयर में 1 टाइम होता है, मान के चलो जैसे सीडीएस जो है, एनडीए जो है, वो 2 टाइम होता है, या कुछ और एग्जाम्स हैं सपोज 2 टाइम्स होते हैं। लेकिन जो सीएपीएफ है वो ओनली 1 टाइम होता है। सीएससी जो है ओनली 1 टाइम होता है। अब मान के चलो कोई कैंडिडेट वेल प्रिपेयर्ड है, अब वेल प्रिपेयर्ड जब है, अब सीएपीएफ का एग्जाम क्या है, नेक्स्ट टाइम आएगा 1 ईयर बाद। यदि किसी कारण से, देखो जो वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट होते हैं जो, तो उन्हें एग्जाम दे करके आते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि हाँ हमारी क्या कंडीशन है। कुछ कैंडिडेट होते हैं कि यस मैं रिटन तो क्वालिफाई कर जाऊंगा, लेकिन शायद मेरा फाइनल नहीं बने। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं कि यस मे बी रैंक कुछ भी हो, मेरा फाइनल बन जाएगा, वो कंडीशन में होते हैं। कुछ कैंडिडेट होते हैं कि चलो आई एम नॉट श्योर व्हाट विल हैपन। अब जो कैंडिडेट श्योर हैं कि अब चलो इस ईयर हमारा नहीं होना है, अब नेक्स्ट ईयर एग्जाम जो है 1 ईयर बाद है, तो इस बीच में सिमिलर टाइप के, मैं हमेशा ये इस बात पे जोर देता हूं कि सिमिलर टाइप के आप एग्जाम को दे सकते हो। उससे 2 फायदा होता है। एक तो आप
को कंटिन्यू उतना लंबा समय इंतजार नहीं करना पड़ता है। किसी के लिए भी जो फ्यू एक्सेप्शंस होते हैं, जो लगता है कि अच्छा ठीक है, कितना भी दिन में हो या जो भी हो, मैं इसी पे करूंगा, नहीं, आप एक ही चीज को करते रहते हो तो समटाइम लगता है कि अब 1 ईयर बाद एग्जाम आएगा, लेकिन उस बीच में कोई सिमिलर टाइप के आप एग्जाम देते हो तो एक एंगेजमेंट रहता है कि हाँ चलो अब मेरा 3 मंथ्स 4 मंथ्स बाद एग्जाम है। सक्सेस फेलियर वो बात की बात होती है, लेकिन एक बात मैं समझता हूँ कि जिनका भी स्टैंडर्ड लेवल आ जाता है वो जरूर क्वालिफाई करते हैं। आप स्टैंडर्ड पहले लाओ। अभी आप लोग पर्सनल लेवल पे भी जानते होंगे बहुत सारे कैंडिडेट जो कंटिन्यूअस 2 3 4 टाइम्स क्वालिफाई कर रहे हैं। मैं इस समय कई कैंडिडेट्स को गाइड कर रहा हूँ, जो भी उनको देखता हूँ, कुछ ऐसे हैं कि जो लास्ट 4 ईयर्स से एवरी टाइम क्वालिफाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ईयर में उनका फिजिकल में गड़बड़ हो गया, किसी ईयर में चलो 2 4 5 10 मार्क्स से फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बना, अभी 2 ईयर्स का पाइपलाइन में है तो वो क्वालिफाई किए हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जो जॉब करते हुए भी उसके बावजूद भी एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये क्यों होता है कि स्टैंडर्ड आपका जब आ जाता है तो आप अच्छे लेवल में आ जाते हो। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं कि अपना कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते रहते हैं। किसी टाइम हुआ कि ठीक है हमारा थोड़ा कम आ रहा है तो दैट्स फाइन। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि जो स्टैंडर्ड लाना सबसे जरूरी आपका है। एक आप स्टैंडर्ड ले आओ, फिर किसी भी एग्जाम में देते हो आप क्वालिफाई करते हो। सेम कुछ कैंडिडेट्स, मैं खुद जब देखता हूँ चीज़ों को कि कोई एक स्टैंडर्ड एग्जाम होता है, मान के चलो सिविल सर्विसेज मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशंस जो यूपीएससी का है, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं इंक्लूडिंग मी। आई ट्राइड माई समटाइम आई डिड वेरी वेल फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू बट वॉज नॉट एबल टू डू। ठीक है, तो वो क्यों होता है कि आप शायद समटाइम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन से मिस कर जाते हो। इट डजेंट मीन कि आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, लेकिन एक ऐसा होता है कि लगता है कि सिर्फ हम एग्जाम दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में नहीं रहो। जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है फिलहाल के लिए, सपोज आप ये जानते हो कि इस एग्जाम में आपको नॉर्म जनरल जो कैंडिडेट हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ 20 से 25 ईयर्स, वो भी 25th ईयर वाले में डिपेंडिंग ऑन कि आपका डेट ऑफ बर्थ कब पड़ता है। कुछ कैंडिडेट होते हैं कि चलो उनको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं कि चलो 2 अटेम्प्ट ही मिल पाया, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं 1 अटेम्प्ट ही मिल पाया, क्योंकि आप किस समय अवेयर होते हो। ऑब्वियसली है ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो उनके पास ज्यादा मिलता है, एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनके पास ज्यादा मिलता है। लेकिन यदि आप एक स्टैंडर्ड जनरल कैंडिडेट्स की बात ये करो तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि चलो 2 3 बार मौका मिला, आप इसमें से नहीं कर पाए, इट डजेंट मीन कि आपकी लाइफ खत्म हो गई। आप लेकिन जब आप स्टैंडर्ड में रहोगे, जब आप प्रिपेयर वेल रहोगे, आपका प्रिपरेशन अच्छा रहेगा, तभी आप दूसरे एग्जाम में भी क्वालिफाई करोगे। और अदरवाइज आप 10 एग्जाम दो, 20 एग्जाम दो, 30 एग्जाम दो, जब तक लेवल नहीं आएगा, जब तक आप उस लेवल में क्वालिफाई करने का क्षमता नहीं रखते हो, तब तक आपके लिए मुश्किल होता है। आप किसी भी चीज को देखो, आप आइदर स्टेट पीसीएस का देते हो, आप एक एसआई का देते हो, या आप सिविल सर्विसेज का देते हो, या आप असिस्टेंट कमांडेंट का देते हो, या सीडीएस का देते हो। क्या कुछ बेसिक चीजें सब में सेम नहीं है? साइंस एनसीईआरटी का पढ़ना है तो सब में पढ़ना है। जीएस जो भी है उसमें लिटिल डिफरेंस होता है, लेकिन मोर और लेस सब में पढ़ना है। इकोनॉमी इकोनॉमी सारे एग्जाम में आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी सारे एग्जाम में आपको पढ़ना है। रशिया यूक्रेन में जो कुछ चल रहा है करंट अफेयर्स सारे एग्जाम में पढ़ना है। डिफरेंस कहाँ होता है? एनालिसिस का डिफरेंस होता है कि जब आप यूपीएससी के स्टैंडर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको लिटिल डीपर एनालिसिस करना पड़ता है। कुछ जो वनडे एग्जाम देते हो तो उसमें डीपर एनालिसिस नहीं करना पड़ता है। फैक्ट है, यदि आप जानते हो तो जानते हो G20 का समिट अभी कहाँ फिनिश हुआ, तो इंडोनेशिया में हुआ, ये आप जानते हो तो जानते हो, अदरवाइज नहीं जानते हो तो वो रॉन्ग आंसर होगा यदि, और या नहीं आप अटेम्प्ट करो। लेकिन G20 समिट में रिसेंटली क्या हुआ, किस चीजों पे ये निर्णय लिया गया, क्या सारी चीजें हुई, ये आपका एनालिसिस इसमें होता है। या इंडिया अब G20 का देखो लोगो भी जारी हो चुका है। अब इंडिया के पास क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं, अब ये पॉइंट्स में यदि हैं तो वहां कुछ जो एम्बिगुअस फैक्ट्स होते हैं वहां चैलेंज आता है। कुछ फैक्ट्स जो डायरेक्ट, तो वनडे जब आप नॉर्मल एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो तो वहाँ फैक्ट्स होते हैं, इसमें एनालिसिस। तो अभी जो भी कैंडिडेट्स हो, जो फर्स्ट टाइमर हो या जो भी हो, अभी जिनका प्रिपरेशन अच्छा नहीं हुआ है, अभी वो उस लेवल में नहीं आए हो जहां आप क्वालिफाई कर सको,
तो फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, आप अपने प्रिपरेशन पे प्रॉपर ध्यान दो। टारगेट आपका 6 अगस्त। मैं जो मानता हूं, ऑब्वियसली आप अपना फ्री हो अपने रूल्स को फॉलो करने के लिए, आप अपने अनुसार डिसीजन लेने के लिए फ्री हो। लेकिन मेरा मानना है कि जो फर्स्ट टाइमर हो खास करके, या जो सेकंड टाइमर भी हो, लास्ट टाइम आप मिस कर गए, यदि आपका प्रिपरेशन अभी एक स्टैंडर्ड का नहीं है, तो फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग कि क्या हो रहा है। आप प्रिपरेशन पे ध्यान दो। कुछ ऐसे कैंडिडेट की सर क्या मर्ज हो जाएगा सिविल सर्विसेज में 1 ईयर 2 ईयर बाद? डियर, मर्ज हो जाएगा तो क्या, ऐसा नहीं है ना कि आप जो पढ़ोगे वो बेकार हो जाएगा, या आप इसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, ये एग्जाम खत्म हो गया तो फिर आप कर वही नहीं, ऐसा नहीं है ना। आप मान के चलो कि इंडियन पॉलिटी पढ़े, आपको मैंने एनसीईआरटी का पॉलिटी पढ़ने दिया, एनसीईआरटी का हिस्ट्री पढ़ने दिया, यदि कल के डेट में कुछ ऐसा होता तो क्या आपकी वो पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी? नहीं, आप उस नॉलेज को यूज कर सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखो, जो कैंडिडेट्स मल्टीपल एग्जाम में क्वालिफाई कर रहे हैं, तो वो उस कंडीशन में आने पे चीजों को समझ रहे हैं, उस पर उसके बाद क्वालिफाई होते हैं। तो आप सबसे पहले अपनी समझ को डेवलप करो। आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देखो। आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देखोगे, आप सीएपीएफ का एग्जाम को के प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स का सोल्व करो, और उस 10 ईयर को सोल्व करने के बाद आप किसी ईयर का सीएसई का पेपर लो। बहुत सारे क्वेश्चन आप इसको करने से इसको कर सकते हो, या किसी भी रैंडम कोई भी एग्जाम ले लो, जो आपका अब स्पेसिफिक स्टेट का नहीं होना चाहिए, कुछ स्टेट्स का, या फिर कुछ एग्जाम होते हैं जिसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको छोड़ दो। कोई भी जो इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है, या फिर कोई भी स्टेट का सिविल सर्विसेज वगैरह होता है, किसी भी एग्जाम का आप पेपर लो और आप इस पेपर से देखो, कुछ जरूर मिलेगा। या वो एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन हमेशा आपका जो एनर्जी है वो सिमिलर टाइप में लगाना चाहिए। कुछ सेटबैक्स हुए हैं, इट डजंट मीन कि ये एग्जाम बेकार है, कभी भी नहीं। आप देखो, इवन जो सोसाइटी में देखोगे कि बहुत सारे लोग हैं जो गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट क्या है, लिमिटेड है, 5% है या 6% है, 7% है। मेजोरिटी क्या है, एसओज हैं, और सबसे ज्यादा क्या होता है, कांस्टेबलरी लेवल पे होते हैं। कांस्टेबल के लेवल पे सबसे ज्यादा जॉब होता है। तो क्या कहीं भी कांस्टेबल लेवल का भर्ती हो रहा है तो वो आसान है? लॉट ऑफ डिफिकल्टी वहां भी है, वहां भी चैलेंजेज होते हैं। तो कुछ दिनों से चैलेंजेज हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप हर चीज, मैंने इसी वजह से कहा कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आप यदि वो करते हो तो सम टाइम लाइफ में पछताना पड़ता है। लेकिन जो पर्सन डेडिकेटेड है कि यस आई हैव टू डू समथिंग बेटर इन लाइफ, तो उनके लिए जो प्रिपरेशन है वो सबसे मायने रखता है। अपॉर्चुनिटी आपका जब मिलता है, जब आप अच्छे से प्रिपेयर होते हो, अच्छे से आप उस कंडीशन में होते हो, तो आप ग्रैब करते हो। इट इज सेड कि even if you are not having opportunity at this time, keep preparing. If you are having opportunity and you are not well prepared, then that is not use of any value. आप उसका कोई वैल्यू नहीं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, यस्टरडे, कल बीपीएससी का प्री का रिजल्ट आया फॉर एग्जांपल। अब इधर आप देखोगे कि बीपीएससी के सपोज कई ईयर से देखोगे तो जो कट ऑफ जा रहा था 96, 97, 98। जो लास्ट बीपीएससी हुआ उसमें जनरल कैंडिडेट का जो कट ऑफ था 108 था, और ये इस बार जो हुआ 67 का, जो जिसका कल रिजल्ट हुआ, वो 113 आया। अब सोचो, 97 से 113, ये बहुत जंप है। एक तरह से 150 में से तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 113 जनरल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं, तो ये बहुत ज्यादा एक अनुसार से है। लेकिन अब सोचो कि 11,600 समथिंग रिजल्ट दिया गया। अब कोई भी कैंडिडेट फॉर एग्जांपल हैं कि 105 लाए हुए हैं, 106 लाए हुए हैं, और वो मान के चलो कि प्रिपरेशन कर रहे थे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या उनका मेंस का प्रिपरेशन बर्बाद हो गया? नहीं। अब जस्ट मान के चलो वैकेंसी आने वाला है 68 का, ये अब एटलीस्ट जान गए हैं, कुछ एनालिसिस करके देखे कि हाँ हमारी कहाँ मिस्टेक्स हुई है, तो अब आप लिटिल अपने को एक्स्ट्रा पुश करोगे। इवन इफ देखा जाए 11,603 रिजल्ट्स बहुत होता है। अब असिस्टेंट कमांडेंट का आप देखो तो ऑल इंडिया लेवल पे आपका 1400 कभी रिजल्ट आ रहा है, कभी 1100, या इधर हाल के दिनों में 2900 समथिंग एक तरह से मैक्सिमम आया। 2900 भी मैक्सिमम है ऑल इंडिया लेवल पे, और ये किसी स्टेट के लिए एक तरह से 11,603 है।
उसके बावजूद भी क्या सबका हो रहा है? नहीं, जो प्रिपेयर्ड हैं उनका ही हो रहा है। सोच सकते हो कि इसके बावजूद भी कट ऑफ ये जा रहा है, लेकिन जो कैंडिडेट वेल क्वालिफाइड, जो अपना मेहनत किए हुए हैं, तो वो उस एग्जाम को पकड़ना सबसे कि हाँ, इस एग्जाम का रिक्वायरमेंट क्या है, हम उस अनुसार उस आधार पे कुछ चीज़ों को पुश करेंगे। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक स्टूडेंट है जो जिसको मैंने 2019 में गाइड किया। अब वो उस समय चूँकि ईडब्ल्यूएस में था, तो ईडब्ल्यूएस उसका चूँकि मार्क्स उसके इतने थे कि उसका हो जाना चाहिए था सिलेक्शन, लेकिन ईडब्ल्यूएस शायद उसका प्रॉपर तरीका से कुछ प्रॉब्लम्स था, तो 2019 वाला में जो फर्स्ट टाइम ईडब्ल्यूएस था, तो वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। लेकिन क्या है, वो बैठा रहा नहीं। उसका अभी मैंने देखा तो अंडर 50 एक तरह से रैंक लाया। 2020 वाले बैच में जो एक स्टूडेंट का मैं देख रहा था, 2020 में असिस्टेंट कमांडेंट में उसका रिजर्व लिस्ट आया, लेकिन वो फिर बीपीएससी में मैंने देखा लास्ट का जो है, उसमें टॉप 20 में से उसका रैंक था। तो ऐसे कैंडिडेट्स क्या है, वो बैठे नहीं रहे, वो प्रिपरेशन करते रहे, वो लेवल आया, तभी जाकर के असिस्टेंट कमांडेंट में भी क्वालिफाई किए, और जाकर के स्टेट पीसीएस में भी, और ऐसे इन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मिलेंगे जो कि उस कंडीशन में पहुंचे हुए हैं, बहुत सारे क्वालिफाई करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने लेवल को लाने की कोशिश करो, और आप अपने आप से प्रश्न पूछो कि मैं क्या चाहता हूँ लाइफ में, मेरी क्या प्रायोरिटी है, लोग क्या कहते हैं या मैं क्या कहता हूँ। मैं कभी भी नहीं कहता हूँ कि आप मेरी बात मानो। मैं हमेशा कैंडिडेट को, कुछ कैंडिडेट होते हैं कि सर बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो मैंने बोलते हैं कि यदि आपको भरोसा है उन लोगों पे, तो आप उनके बात मानो, या आप सिचुएशन को एनालाइज करो, आप एनालिसिस करो। हर कैंडिडेट डिफरेंट है। आपका जो फैमिली स्टेटस है, आपके फादर मदर जो भी पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, वो आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं और दूसरे को क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, वो आप डिफरेंट है आपका। कुछ कैंडिडेट हैं जिनके लिए घर वाले 20,000 पर मंथ दे रहे हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं आप जानते होंगे जिनको 2,000 भी मुश्किल से दे पाते हैं। तो जो 20,000 दे रहे हैं जिनको, आप उससे क्यों कंपेयर कर रहे हो? आप ये देखो ना कि मुझे 2,000 भी नहीं मिल रहा है, तब मुझे कैसे मैनेज करना है। तो हमेशा, या कोई कैंडिडेट है कि सपोज पढ़ने में वो बहुत अच्छा है, वो 4 आवर्स ही पढ़ रहा है, आप ये सोचोगे कि मैं भी 4 आवर्स पढ़ करके कर लूं, तो ये नहीं होगा। आप अपने को पहचानो, आप अपने को जानो, और उस आधार पे वर्क करो। हमेशा है कि ये दैट वाज द थिंग कि चीजों को है कि डोंट कीप ऑल द एग इन वन बास्केट। इफ द व्हाट इज द प्रॉब्लम, इफ anyhow you have to leave the basket, then your entire eggs will break and you will have nothing. Okay, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन पहले आप उस कंडीशन में तो आओ जहां आप एग को कलेक्ट कर सको और डिफरेंट बास्केट में रख सको। ओके, तो पहले उस कंडीशन में आओ। जो भी 23 का प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी फिलहाल के लिए आप सीरियस तो हाँ, अब कुछ कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी अपना पूरा एनर्जी दे चुके हैं। अब उनके पास सपोज ये लास्ट अटेम्प्ट बच रहा है या जो भी है, तो आप अपना देखना शुरू कर सकते हो दूसरे अल्टरनेटिव्स को। लेकिन जो फर्स्ट टाइमर हो, या जो जिन्होंने अभी अपने पूरी एनर्जी नहीं लगाई, अभी उस स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंचे, तो पहले आप स्टैंडर्ड तक पहुंचो, और हो सकता है आप क्वालिफाई कर जाओ। कुछ ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई होते हैं, तो आप अपना पूरा पुश करो। प्रीवियस पास्ट में क्या हो रहा है और हुआ, और ये हमेशा उस चीज से डिसाइड नहीं होता है कि फ्यूचर वाला भी खराब ही होगा। हर चीज़ों में, हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। किसी भी जॉब में आप जाओगे ना, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। बट कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ समस्याओं को देख करके सारे के सारे इतने नेगेटिविटी कभी भी नहीं कर लो कि हम उस चीज़ से ये छोड़ दें, उस प्रिपरेशन से छोड़ दें। आप प्रिपरेशन करते रहो, आप अपना लेवल लाओ, आप इस चीज़ों पे वर्क करो। जहाँ आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठो सिमिलर टाइप में, तो आप क्वालिफाई कर सकते हो। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप मैसेज कर सकते हो। जितना हो सकता है मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ कैंडिडेट्स को। ओके, थैंक यू।